दोस्तों, एक सड़क किनारे 6 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। अब वहीं से एक आदमी फोन करता है थाने में और सूचना देता है कि साहब, फलाने इलाके के सड़क किनारे 6 लोगों की लाशें पड़ी हुई है। पुलिस की टीम उसी वक्त घटना स्थल पर पहुंचती है। वहां पर जाने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। वहां पर ऐसा कोई क्लू, कोई सबूत ही नहीं था जिससे पता कर सके कि आखिर इन लोगों को किसने मारा है। तभी एक मुखबिर के माध्यम से पुलिस वालों को सूचना मिलती है कि फलाने इलाके के फलाने गांव में ही कातिल छुपा हुआ है। पुलिस वाले अपनी टीम के साथ वही इलाके पर पहुंचते हैं और उस घर को चारों तरफ से पुलिस वाले घेर लेते हैं। तब जाकर पुलिस वाले ऐलान करते हैं कि तुम जो कोई भी हो, पुलिस के हवाले कर दो अपने आप को, वरना हमें इनकाउंटर करना पड़ेगा। अब तुरंत बाद उस घर से दरवाजा खुलता है और जो दरवाजा खोलता है वो पुलिस वाले से पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और किसकी तलाश कर रहे हैं। अब पुलिस वाले बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और हमें सूचना मिली है कि वो आदमी इसी घर में छुपा हुआ है। वो आदमी कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस आदमी ने 6 कत्ल किए हैं और वो आदमी इसी घर में छुपा हुआ है तो आपको गलत फहमी हुई है, क्योंकि जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं वो तो आज से 1.5 महीने पहले ही मर चुका है। किसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई है। अब जो पुलिस वाले थे वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर कातिल का पता कैसे करें। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है, आखिर मौत क्यों हुई और किसने मारा। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है राजस्थान के भीलवाड़ा की। बात है 27 जुलाई 2015 की। सुबह सुबह के वक्त एक आदमी नज़दीकी थाने में फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है कि सर, सड़क किनारे एक आदमी और एक महिला की लाश पड़ी हुई है, आप जल्दी से आ जाइए यहाँ। जब पुलिस वालों को यह सूचना मिलती है, पुलिस वाले एकदम से हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त पुलिस वाले अपना एक टीम बनाते हैं। जैसे ही पुलिस वाले निकलने वाले थे अपनी टीम के साथ, तभी पुलिस वालों के पास और एक फोन आ जाता है और उधर से कहता है कि सर, फलाने इलाके में 4 बच्चों की लाशें पड़ी हुई है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं। अब पुलिस वालों को अपना टीम डिवाइड करना होता है। कुछ लोग दूसरे तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग दूसरे तरफ चले जाते हैं। पुलिस वाले जब घटना स्थल पर पहुंचते हैं, सभी की डेड बॉडी देखने के बाद हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक आदमी होता है, एक औरत होती है और 4 बच्चे होते हैं। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जिस इलाके में उस आदमी की लाश मिली हुई थी और महिला की, उससे 4 किलोमीटर की दूरी पर ही बच्चों की लाशें थी। अब पुलिस वालों को समझने में देर नहीं लगता है कि हो ना हो ये एक ही परिवार के लोगों का लाश है, लेकिन कोई इस तरह से किसी को बेरहमी मौत कैसे दे सकता है। पुलिस वालों के पास कोई सबूत भी नहीं था और कोई ऐसा शख्स भी नहीं था कि कोई वहां पर आए कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। पहले तो पुलिस वाले सभी बॉडी को कलेक्ट करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। अब इस घटना को लगभग 1 हफ्ते का वक्त गुजर जाता है। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस केस की छानबीन कैसे करें, कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है। पुलिस वाले इंतजार भी कर रहे थे कि इनके परिवार का कोई तो लोग आएगा रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, लेकिन कोई इंसान नहीं आता है थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। अब जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की थी, वही डॉक्टर फोन करते हैं पुलिस को और कहते हैं कि सर, जिस आदमी का मैंने पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने जो शर्ट पहनी हुई थी उसमें कुछ लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपको इस एड्रेस से इसमें जो लिखा हुआ है उससे कोई क्लू मिल सके। अब जो पुलिस वाले थे डॉक्टर से मिलते हैं और उस शर्ट में जो स्टिकर छपा हुआ था उसे लेकर आते हैं। जब पुलिस वाले उस स्टिकर को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ था मोड़वा ट्रेलर्स निब्बाहेड़ा और उसमें मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। अब पुलिस वाले उस मोबाइल नंबर को जब डायल करते हैं और पूछते हैं तो आगे से ट्रेलर कहता है कि जी साहब, मैं ट्रेलर ही बोल रहा हूँ, कहिए क्या बात है। उसके बाद पुलिस वाले उस ट्रेलर से उसका नंबर लेते हैं एक्स्ट्रा और उनका एड्रेस भी ले लेते हैं। उसके बाद पुलिस वाले पहुँच जाते हैं उसी एड्रेस पर। उस एड्रेस पर पहुँच जब
पुलिस वाले उस शर्ट को दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या ये शर्ट आप ही ने सिली है। तो वो टेलर कहता है कि जी हाँ साहब, ये शर्ट तो मेरे ही हाथों की सिली हुई है। उसके बाद जो पुलिस वाले थे, जितने भी डेड बॉडी थी, सभी की तस्वीर ली हुई थी। पुलिस वाले उस तस्वीर को दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या आप इन लोगों को जानते हैं। अब जो टेलर था वो कहता है कि जी हाँ साहब, मैं इन लोगों को अच्छे से जानता हूँ। उसके बाद टेलर पुलिस वालों को एक एड्रेस देता है और कहता है कि सर आप इस एड्रेस पर चले जाइए, वहां पर आपको कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। पुलिस की टीम उसी एड्रेस पर पहुंच जाती है जो कि टेलर बताया हुआ था। वहां जाने के बाद पुलिस वाले कंफर्म हो जाते हैं कि जितने भी 6 लोग मरे हैं वो सब एक ही परिवार के थे। जो आदमी था और जो महिला थी वो पति पत्नी थे और जो 4 बच्चे थे वो उन्हीं के बच्चे थे। और वहां पर जाने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि जो आदमी मरा है उसका नाम है जावेद, उसकी पत्नी और वो 4 बच्चे ही थे। पुलिस वालों को बहुत ही शौक लगता है कि आखिर ऐसी भी क्या दुश्मनी रही होगी जो इस तरह से इतनी बेरहमी की मौत दी है। उसके बाद जावेद का घर भी मिल जाता है पुलिस वालों को। जावेद के घर में जब पुलिस की टीम जाती है तो घर में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन फर्श पर एक डायरी पड़ा हुआ था, उसमें एक पेन था और एक नंबर भी लिखा हुआ था उसी पेज पर। अब जो पुलिस वाले थे उस डायरी को उठाते हैं और उस पर फोन करते हैं। जब पुलिस वाले फोन करते हैं तो पता चलता है कि जावेद का ही कोई रिश्तेदार है। अब उधर से जो फोन पर था वो कहता है कि सर, अगर आपको कातिल का पता करना है तो कातिल कोई दूर में नहीं है बल्कि उसी गांव में है और बगल वाला ही घर है। आप उसे जाइए और पकड़ लीजिए। उसका नाम है शाहिद। हो न हो उसी ने मारा होगा पूरे फैमिली को। और मारा होगा क्या, मुझे तो पूरा कंफर्म पता है कि उसी ने मारा है। आप जाइए और उसे अरेस्ट कीजिए। अब पुलिस वालों को तो पूरा सबूत मिल जाता है क्योंकि गवाह मिल गया था उधर से। पुलिस वाले अपनी टीम को अलर्ट करते हैं और बगल वाले घर यानी कि शाहिद के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। धीरे धीरे करके गांव के सभी लोग वहां पर आकर जमा हो जाते हैं। जब गांव के लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर शाहिद को पुलिस वाले अरेस्ट करने के लिए आए हैं तो गांव वाले आपस में बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि ये पुलिस वाले कर क्या रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि शाहिद ने जावेद और उसकी पूरी फैमिली को मारा होगा। उसके बाद पुलिस वाले ऐलान करते हैं कि शाहिद, अगर तुम अपने घर में हो तो चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना हमें तुम्हारा इनकाउंटर करना होगा। जब इतना आवाज उस घर के अंदर जाता है, उस घर से एक लड़का दरवाजा खोलता है। अब पुलिस वाले घर के अंदर चले जाते हैं। वो लड़का पूछता है कि साहब क्या हुआ, आखिर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। तब जाकर पुलिस वाले कहते हैं कि शाहिद कहाँ है, हमें उसे अरेस्ट करना है, उसने एक ही परिवार के 6 लोगों की जान ली है। अब जो लड़का था वो कहता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, आपको किसी ने गलत सूचना दी है। जिस शाहिद के बारे में आप बात कर रहे हैं वो मेरे पिता थे और आज से 1.5 महीने पहले ही एक बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई है। अब जब पुलिस वाले इतना सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अब पुलिस वालों के पास दूसरा कोई सबूत नहीं था कातिल तक पहुंचने की। उसके बाद पुलिस वाले वहां से लौट आते हैं थाने में, लेकिन बहुत परेशान थे। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस केस के अंत तक अब कैसे पहुंचा जाए। तभी वहीं पर एक पुलिस वाला होता है जो अपने सीनियर ऑफिसर को कहता है कि सर, हो न हो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जो शाहिद का बेटा था सलामत, उसने कुछ छुपाया है। क्योंकि जब आप बातचीत कर रहे थे उस वक्त वो बहुत घबरा रहा था, इधर उधर की बातें भी कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबूत उसी से मिलेगा। अब जो पुलिस वाले थे उसके अगले दिन फिर से जाते हैं शाहिद के घर उसके बेटे सलामत से पूछताछ करने के लिए। उसके बाद पुलिस वाले दोबारा फिर से सलामत से पूछताछ करते हैं, लेकिन उस बार भी सलामत बहुत घबरा जाता है। उसके बाद ऑफिसर पूछते हैं कि अच्छा तुम एक बात बताओ, 27 जुलाई 2015 की रात तुम कहाँ थे। अब जो सलामत था वो कहता है कि सर मैं अपने दोस्त नीरज के साथ था। पुलिस वाले पूछते हैं कि ठीक है 28 जुलाई 2015 के दिन में तुम कहाँ थे। वो कहता है कि मैं अपने दोस्त के ही साथ था, नीरज के साथ। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त नीरज का एड्रेस दो। उसी वक्त सलामत पूरा एड्रेस दे देता है। पुलिस उसी वक्त निकल जाती है नीरज के घर। नीरज के घर जाने के बाद पुलिस वाले नीरज को उठाकर पहले थाने लेकर चले जाते हैं और नीरज से पूछताछ करते हैं। उसके बाद पुलिस वाले नीरज से पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, 27 तारीख की रात को और 28 तारीख के दिन में तुम कहाँ थे।
नीरज बताता है कि सर मैं 27 तारीख की रात को अजमेर शरीफ के लिए निकला था दरगाह में वहां पर हाजिरी देने के लिए और 28 तारीख को भी मैं उधर ही था। जब नीरज के मुंह से पुलिस वाले इतना सुनते हैं तो सारा शक चला जाता है नीरज और उसके दोस्त सलामत के ही ऊपर, क्योंकि अजमेर के ही रास्ते में वो इलाका भी पड़ता था जहां पर डेड बॉडी मिली हुई थी। अब पुलिस वाले वहां पर सलामत को भी बुलाते हैं और दोनों से पूछताछ की जाती है, लेकिन दोनों इधर उधर की बातें बना रहे थे और दोनों की बातें मैच भी नहीं खा रही थी। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि सारा मामला इन दोनों के बीच ही छुपा हुआ है। पुलिस वाले जब अपने तरीके से पूछताछ करते हैं, थोड़ा लाठी चार्ज करते हैं, तब जाकर दोनों तोते की तरह सारी बातें उगलने लगता है और उसके पीछे जो कहानी खुलकर सामने आती है वो हैरान कर देने वाली थी। दरअसल जो सलामत के पिता थे शाहिद, उनका चक्कर था जावेद की पत्नी से। उसकी खुद 4 बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो शाहिद के साथ प्रेम प्रसंग में थी। दोनों का प्रेम प्रसंग परवान चढ़ रहा था। आए दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलना जुलना भी करते थे। इस बात की जानकारी जावेद को भी थी कि उसकी पत्नी का शाहिद के साथ इस तरह से चक्कर चल रहा है और इधर जो शाहिद था वो अपने घर में सारा दिन कलेश किया करता था। आए दिन घर में अपने बच्चों के साथ झगड़ा करना, अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करना, अपनी बेटी के साथ झगड़ा करना, इस तरह से आए दिन कलेश कर रहा था। और यह सब देखकर सलामत को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि सलामत भी अच्छे से जानता था कि उसके पिता किस रास्ते पर चल रहे हैं और एक महिला के साथ कैसा रिश्ता है। अब धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है। साल 2015 जून के महीने में बीमारी की वजह से शाहिद की मौत हो जाती है, यानी कि जो सलामत के पिता थे उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद पूरे परिवार टूट जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सलामत यही सोचता था कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, अल्लाह की मर्जी में ही हमारी मर्जी है। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब उनकी मौत का 40वां मनाने वाला था, क्योंकि 40वां में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, गाँव के लोगों को खाना खिलाया जाता है, तो सभी को दावत देने के लिए शाहिद का बेटा सलामत जाता है। लेकिन सलामत अपनी बहन से कहता है कि जाओ जावेद के घर में भी दावत दे दो, एक ही गांव में रहते हैं, अगर उनको दावत नहीं देंगे तो कैसा लगेगा। सलामत की बहन जाती है जावेद के घर में दावत देने के लिए, लेकिन जैसे ही जावेद और उसकी पत्नी देखती है उसकी बहन को, वो लोग बहुत भला बुरा कहने लगते हैं और ना जाने कैसी कैसी गालियां भी बक देते हैं। उसकी बहन को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों में आंसू थी। वो आती है घर में और अपने भाई से कहती है कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा ऐसा सलूक किया। सलामत को बहुत बुरा लगता है और वो यही सोचने लगता है कि जब मेरा बाप जिंदा था तब भी हम लोग इसी तरह से परेशान थे और आज जब मेरा बाप मर गया है तभी हम लोग ऐसे ही परेशान हैं। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इतना वो ठान लेता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब बात आ जाती है 27 जून की। 27 जून को सलामत प्लानिंग बनाता है। जावेद के घर में पहले दिन को ही जाता है, बड़े ही प्यार और इज्जत के साथ जावेद से, उसकी पत्नी से बातचीत करता है, उसके बच्चों के साथ खेलता है और कहता है कि चलिए आज चलते हैं अजमेर शरीफ दरगाह में हाजिरी देने के लिए, थोड़ा फातिहा वगैरह पढ़ेंगे और दुआ करेंगे वहाँ पर। अब पूरे परिवार वाले पहले तो ना कह रहे थे, लेकिन बाद में राजी हो जाते हैं। उसके बाद सलामत अपने दोस्त नीरज का हेल्प लेता है, एक गाड़ी बुक करता है और रात के 10:30 बजे जावेद, उसकी पत्नी और उसके 4 बच्चे गाड़ी में बैठते हैं। उसमें सलामत भी होता है और उसका दोस्त भी होता है। अब गाड़ी चल पड़ती है अजमेर शरीफ की तरफ। अब जैसे ही गाड़ी भीलवाड़ा इलाके पर पहुंचती है, सभी लोग तो सोए हुए थे, जावेद, उसकी पत्नी, 4 बच्चे सोए हुए थे। अब उसी वक्त मौका देखकर जावेद गाड़ी रुकवाता है और तुरंत उसी वक्त जावेद और उसकी पत्नी को मारकर उसकी लाशें वहीं बाहर फेंक देता है जंगल में। लेकिन उसके 4 बच्चे तभी तक जाग चुके थे। जावेद गाड़ी स्टार्ट करता है और आगे 4 किलोमीटर दूर चला जाता है, लेकिन उसके बच्चे सभी चिल्ला रहे थे, रो रहे थे कि मेरे अम्मी अब्बू को छोड़ दो, हमें छोड़ दो, जाने दो। सलामत समझ जाता है कि ये बच्चे चुप होने वाले नहीं हैं और ये बच्चे अगर बच गए तो हमें भी मरवा कर रहेंगे, जेल भिजवा कर रहेंगे। इस वजह से सलामत ना चाहते हुए भी उन 4 बच्चों को मारकर 4 किलोमीटर आगे फेंक देता है। उसके बाद अपने दोस्त के साथ चला जाता है और कुछ दूर आगे और फिर अगले दिन यानी कि 28 जून को फिर वापस चला आता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि कातिल कितना ही सातिर क्यों ना हो,
कोई ना कोई तो सबूत छोड़ ही जाता है। और डॉक्टर ने जो एड्रेस बताया था ट्रेलर का, उसी ट्रेलर के एड्रेस से आज दोनों कातिल पकड़े जाते हैं। दोनों 2 साल तक जेल में रहते हैं, लेकिन किसी तरह बेल तो हो जाता है। लेकिन ये जो केस था वो चल रहा था, उसके 7 साल के बाद दोनों को मौत की सज़ा सुना दी जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से एक गलत रिश्ते की वजह से एक ही परिवार के 6 लोगों की जानें चली गई, पूरा घर बर्बाद हो गया। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस कहानी के ऊपर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और अगर आप लोगों को इस कहानी से थोड़ी भी सीख मिली तो इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजब कोटला नई दिल्ली से, संजय बहादुर गढ़ हरियाणा से, अबू सैफ अंसारी कुवैत से, आयूब अंसारी यूपी से, शिवनंदन सिंह, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोहम्मद अमजद मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धिमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।